ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो कि मिस्टर लू से कहती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लू और कोई नहीं, हमारे ड्रामा का हीरो है। वो हैरान होकर पूछते कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो कहती कि जी हाँ। लू से कहते कि मैं जानता हूँ कि रिसेंटली तुम्हारा फूजिंग से ब्रेकअप हुआ है। तुम यहाँ पर मुझे प्रोवोक करने आई हो क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानता है कि लू फैमिली और वू फैमिली एक दूसरे के राइवल है और तुम मुझसे शादी करके उसे जेलस करना चाहती हो। वो जिया के क्लोज जाकर कहता है कि क्यों मिस सू, मैंने सही कहा ना। जिया स्पीचलेस हो जाती है। तभी लू वहाँ से उठकर चला जाता है और एलिवेटर के आने का वेट करने लगता है। तभी जिया भागते हुए आती है और उसे रोकते हुए कहती है कि मैं इस शादी के लिए सीरियस हूँ। वो उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर किस कर देता है। जिया तो हैरान हो जाती है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है। किस करने के बाद लू उससे पूछता है कि क्या फूजिंग ने तुम्हें ऐसे किस किया है। वो नाम में सर हिलाती है। लू कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो वो सिर्फ नाम की शादी नहीं होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो तुम सोच समझ कर रिप्लाई देना। ये बोलकर वो एलिवेटर में जाने लगता है। जिया उसे फिर से रोकते हुए कहती कि मैंने सोच लिया है। वो कहता है कि क्या तुम डॉक्यूमेंट अपने साथ लाई हो। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हुए देखते हैं। जिया लू से कहती है कि सर्टिफिकेट की एक कॉपी मुझे भी दे दो। वो उसकी तरफ टर्न करके कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। जिया सर्टिफिकेट लेने के लिए आगे बढ़ती है और लू की बाहों में गिर जाती है। वो पूछता है कि ये तुम्हें क्यों चाहिए, क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। वो कहती कि मिस्टर लू मेरे साथ ये ट्रिक्स मत करो, जब मुझे आपसे डिवोर्स लेना होगा तो मैं डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये बोलकर वो लू के हाथ से सर्टिफिकेट ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। लू पीछे से आवाज़ लगाकर कहता है कि ये है हमारे वेडिंग हाउस की चाबी, तुम अपना लगेज पिक कर लेना, मेरा ड्राइवर आकर तुम्हें पिक कर लेगा। जिया वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लू मेरी सर्टिफिकेट को देखकर सोचता है कि शादी तो हो गई है, अब वेडिंग नाइट बाकी है मिसेस लू। नेक्स्ट सीन में जिया घर आती है लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड फूजिंग पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। वो डोर ओपन करके कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वो कहते कि जिया आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग हो गई हो, यहाँ पर आओ मेरे पास बैठो। जिया गुस्से में कहती कि बस करो, निकलो यहाँ से, ये मेरा अपार्टमेंट है, तुम मेरे प्लेस को डर्टी नहीं कर सकते। फूजिंग उसे टच करते हुए कहता है कि बाय द वे तुम भी मेरी हो, ये तो बस छोटा सा अपार्टमेंट है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कई दिन हो गए मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर को टॉलरेट करते हुए, अब बस करो, ड्रामा क्रिएट करके खुद को बेचारी मत बनाओ। जिया उसके हाथ को हटाते हुए कहती कि क्या बोला तुमने, मैं ड्रामा कर रही हूँ। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिया अब्रोड से वापस आती है और वो फूजी और अपनी कजिन रूरू को साथ में रोमांस करते हुए देख लेती है। रूरू उसे कहती कि सिस्टर तुम अब्रोड से इतना जल्दी वापस कैसे आ गई, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी ना। जिया उसे अवॉइड करके फूजिंग के पास जाती है और कहती कि तुम खामोश क्यों हो, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। रूरू उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है कि सिस्टर अब तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हो, तो अब किसी भी एक्सप्लेनेशन का या कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं और फ्यूजिंग कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वैसे भी तुम तो इतने सालों से अब्रोड में थी, तब मैं ही इसके साथ थी और अब हम एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। वो तो इसे तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए तुम्हें अभी तक बताया नहीं। वैसे भी कोई ऐसी लड़की को कैसे लाइक कर सकता है जिसके पेरेंट्स ने उसके डैड का मर्डर किया हो। जिया गुस्से में कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। रूरू कहती कि इतनी भी इनोसेंट मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। 8 साल पहले तुम्हारे डैड ने बहुत बड़ी करप्शन और एडल्ट्री क्राइम किया था। पूजिंग के डैड ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था, इसीलिए तुम्हारे डैड ने उनका मर्डर कर दिया। तुम जानती हो फूजिंग ने तुम्हें परस्यू क्यों किया, ताकि एक दिन वो तुमसे अपने डैड का रिवेंज ले सके। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिया कहती कि फूजिंग तुम्हें लगता है मैं इतनी पागल हूँ जो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, मेरी शादी हो गई है। फूजिंग कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। उसे लगता है कि जिया झूठ कह रही है। वो जिया के साथ ज़बरदस्ती करते हुए कहता है कि इस सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता कि तुम मेरी वुमन हो, तो कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने की गलती नहीं कर सकता। वो अपने पर्स में से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाती है कि ये देखो, इस सिटी में ऐसा कोई है जो तुमसे नहीं डरता। वो सर्टिफिकेट ओपन करके देखता है और कहता है कि जिया ने मिस्टर लू से शादी किया। वो गुस्से में मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिया अच्छे से जानती थी कि फूजिंग से मिस्टर लू के अलावा और कोई पंगा नहीं ले सकता। फूजिंग जिया को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि आज तुम जो भी हो वो मेरी वजह से हो, अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ। ये कहते हुए वो जिया को जोर से धक्का दे देता है। जिया कहती कि शायद तुम ये नहीं जानते कि मिस्टर लूक की फैमिली कितनी पावरफुल है, पूरी सिटी में कोई भी मिस्टर लूक की फैमिली को प्रोवोक नहीं कर सकता। इतने में लू जिया को पिक करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वाइफ तुम कहाँ हो। वो जिया को फ्लोर पर गिरा हुआ देखता है। जिया जल्दी से खड़ी होती है और लो फूजिंग के पास आकर जिया से कहता है कि वाइफ ये अपार्टमेंट किसका है, तुम्हारा या मिस्टर फू का। जिया कहती कि अपार्टमेंट मैंने अपने पैसों से खरीदा है। लू फूजिंग से कहता है कि आपके जैसे बड़े स्टेटस वाले पर्सन को इतनी रात गए मेरी वाइफ के घर में नहीं आना चाहिए था,
अगर ये बात बाहर आ गई तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये कहते हुए वो जिया का फ्लोर पर पड़ा हुआ पर्स उठा लेता है और उसे फूजिंग को हिट करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी टू मनपसंद है। फूजिंग कहता है कि मिस्टर लू, यहाँ पर सबको पता है कि जिया मेरी उम्र है। तो लू जिया की कमर में हाथ डालकर कहता है कि वो पास की बात है, अब जिया मेरी वाइफ है। आप तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी देख चुके हो और आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो न्यूली मैरिड कपल को वेडिंग नाइट पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं जिया को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आपको भी यहाँ पर कोई काम ना हो तो जाते जाते डोर क्लोज कर जाना। फूजिंग गुस्से में वॉल पर पंच मारता है क्योंकि उसे लगता था कि जिया कभी उसे छोड़ नहीं सकती। अब लू जिया को अपने घर लेकर आता है और बेडरूम में ले जाता है और पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, सिर्फ फूजिंग से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। वो उल्टा लू से पूछती है कि तुमने क्यों की। वो कहता है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा फिगर भी अच्छा है और मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लू अपनी शर्ट को ठीक कर रहा था, तभी जिया की भी नींद खुल जाती है। वो कहता है कि तुम उठ गई, मैं अभी अभी लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बना हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई बेकार के गॉसिप हो, इसीलिए मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाला हूँ। क्या तुम उसके लिए रेडी हो? वो कहती कि तुम्हारी फैमिली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगी। वो कहते कि मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं, उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका कहना है कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरा डिसीजन है और अगर इन फ्यूचर हमारा डिवोर्स होगा तो मैं तुम्हें लू ग्रुप के 30% शेयर दूंगा। जिया कहती कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो लू से नाराज़ थी। लू उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि क्या तुम जानती हो कितनी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। जिसके बाद लू के पेरेंट्स को देखते हैं। लू के डैड आईपैड लेकर मॉम के पास आते हैं और कहते कि ये देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। मॉम कहती कि बस करो, तुम सारा दिन मेरे लाडले बेटे के पीछे पड़े रहते हो, उस पर नज़र क्यों रखते रहते हो। आज उसका एज अ प्रेसिडेंट ऑफिस में फर्स्ट डे है, तुम्हें डर है कि वो कंपनी में क्या करेगा। डैड कहते कि वो बात नहीं है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में वो कोई गुड न्यूज़ अनाउंस करने वाला है। मॉम कहती कि ऐसी कौन सी बात है। वो डैड के हाथ से आईपैड लेकर खुद देखने लगती है और जिया को लू के साइड में बैठा हुआ देखकर सोचने लगती है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। लू सबके सामने जिया को अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है, जो देखकर मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं। मॉम कहती कि फाइनली इसने अपने लिए वाइफ ढूंढ ली, ये लड़की कितनी ज़्यादा प्रिटी है ना। तभी एक रिपोर्टर जिया से फूजिंग के बारे में पूछती है कि उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया। जिस पर लू के मॉम डैड गुस्सा हो जाते हैं कि इस रिपोर्टर की हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू के पास्ट को बीच में लाने की। अगर इसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो लू ग्रुप की लीगल टीम इसको देख लेगी। वो हम ड्राइवर को कहती कि कार निकालो और मुझे मिस्टर लू के पास लेकर चलूँ ताकि मैं अपनी बहू को मोरल सपोर्ट कर सकूँ। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी रिपोर्टर ने जिया के ऊपर क्वेश्चन की बौछार कर दी थी। क्या पिछले 8 सालों से फू ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप में थी और आपने लू ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ इतनी जल्दी मैरिज क्यों की, इसके पीछे क्या रीज़न है। हमने सुना है मिस्टर फू ने आपको 8 साल गोल्डन केज में रखा है, क्या ये बात सच है। जिया मीडिया के सवालों से बहुत परेशान हो जाती है। वो लोग उसे कंटिन्यूसली पूछे जा रहे थे कि तुम्हारे और मिस्टर फू के सेपरेशन का क्या रीज़न है, क्या तुमने ये शादी मिस्टर फू को जेलस करने के लिए की है। वही दूसरी तरफ मॉम डैड ऑनलाइन ये सब कुछ देख रहे थे। मोम कहती कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह के सवाल करने की, मैं इन लोगों को अपनी बहू को बुरी बनाने नहीं दूंगी। ड्राइवर तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ। डैड कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को हैंडल कर लूँगा। जिया नर्वस होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लू उसका हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने उसे किस करते हुए कहता है कि ये सब पास था, अब जिया मेरी यानी कि मिस्टर लू की लीगल वाइफ है। लाइक बहुत सारे लोग मिस्टर लू के लिए कमेंट्स करने लगते हैं कि ये कितना अच्छा और प्रोटेक्टिव हस्बैंड है। इवन मिस्टर लू की मॉम भी ये देखकर बहुत खुश होती है कि उनका बेटा अपनी वाइफ को कितना ज़्यादा प्यार करता है। फाइनली उनके बेटे को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई। ये सब फूजिंग भी देख रहा होता है और उन दोनों को किस करता हुआ देखकर उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपना लैपटॉप ही फेंक देता है। रूरू उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जे कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, वो तुमसे इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, वो जानबूझकर मिस्टर लू के पास गई है ताकि तुम्हें हर्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि उसे जेलस करने के लिए हमें भी अपनी शादी अनाउंस कर देनी चाहिए। इससे हम जिया और मिस्टर लू दोनों को एक साथ सबक सिखा सकते हैं। तुम देखना, इससे मिस्टर लू की फैमिली की झूठी रेपुटेशन 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएगी। फूजिंग कहते कि तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो, इस मैटर को मैं अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, तुम जाकर अपने काम करो। रूरू उसे पटाने के लिए उसे मैसेज करने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इधर कॉन्फ्रेंस मीटिंग ओवर हो जाने के बाद जिया कपकेक खा रही होती है और लूसी कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सबको यकीन हो गया होगा कि हम रियल हस्बैंड वाइफ हैं। ये करके तुमने फूजिंग पर भी अटैक कर दिया और अपने फैन फॉलोअर्स भी बना लिया।
काफ़ी लड़के अब तुम पर मरने लगी होगी। लू जिया के लिप्स पर लगे केक को क्लीन करता है। जिया उसके टच करने से अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसके हाथ से कप केक नीचे गिर जाता है। लू कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में यही सोचती हो। तभी डोर ओपन होता है। लू के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ काफ़ी सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं। लू के डैड रिपोर्टर्स को कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं आप लोगों की कंपनी के ऊपर केस कर दूंगा। लू की मॉम जिया के पास आती है और कहती कि मेरी बहू कितनी ज़्यादा प्रीटी है, मेरा बेटा तो बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी वाइफ मिली। ये कहते हुए वो लू फैमिली का जेड ब्रेसलेट देने लगती है और कहती कि ये ब्रेसलेट मुझे लू की ग्रैंड माँ ने दिया था जब मैं लू फैमिली में शादी करके आई थी, और अब ये तुम्हारा है। ये कहते हुए वो उसके हाथों में पहना देती है। जिया कहती कि सॉरी आंटी, ये ब्रेसलेट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मोम कहती कि फॉर्मेलिटी मत करो, आफ्टर ऑल हम सब फैमिली है। इवन तुम्हें तो मुझे ओपनली बताना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का ब्राइडल गिफ्ट दे सकूं। और अब तुम मेरे बेटे की वाइफ हो तो तुम मुझे मॉम बोलो। जिया उनका दिल रखने के लिए उन्हें मॉम कह देती है, जो सुनकर मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लू से कहती कि आखिरकार तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। लू को लगने लगा था कि जिया नर्वस हो रही है, तो वो उसे वहाँ से ले जाने को कहता है कि हम लोग सुबह से बहुत बिजी हैं, इवन लंच करने का भी टाइम नहीं मिला, तो मैं जिया को लंच पर लेकर जा रहा हूँ। मॉम कहती कि हाँ बिल्कुल, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है तो तुमने अपनी वाइफ के साथ अच्छे से हनीमून पीरियड को एंजॉय करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे डैड अभी इतने ज़्यादा ओल्ड नहीं हुए हैं कि वो रिटायर हो जाए। मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी भी बहुत एनर्जी है, वो कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हैं। तुम दोनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है लो फैमिली में एक न्यू मेंबर को लेकर आना। जाओ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करो। देन हम उन दोनों को कार में देखते हैं। दिया कहती कि तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मुझे अपनी रियल डॉटर इन लो समझकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और तुम ये ब्रेसलेट वापस ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली का खानदानी है, जिसकी रियल हकदार तुम्हारी रियल वाइफ होगी। हम लोगों की शादी तो सिर्फ नाम की है। लू कहता है कि मेरी मॉम ने इसे तुम्हें दिया है तो तुम इसे रख लो। डिनर के बाद लू जिया को घर लेकर आता है। जिया कार में ही सो चुकी होती है। वो उसके हेड को प्यार से टच करता है और उसे गोद में उठाकर रूम तक ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है। जिया प्रोफेशनली डॉक्टर होती है और कहती है कि आज से वो हॉस्पिटल जाना स्टार्ट करेगी। लू कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम हॉस्पिटल जा सकती हो, लेकिन एक कंडीशन है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने जाऊंगा और इवनिंग में तुम्हें लेने भी आऊँगा। वो मान जाती है। अब हम जिया को हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम बहुत चालाक निकली, तुमने इस वीकेंड शादी कर ली और वो भी सिटी के मोस्ट हैंडसम बैचलर से। जिया कहती कि तुम सुबह सुबह मेरे रूम में गॉसिप करने आई हो। फ्रेंड कहती कि तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, मैं तो पहले ही जानती थी तुम्हारा और फूजिंग का कोई मैच नहीं है। अगर वो तुम्हें पसंद करता तो खुद से दूर स्टडी के लिए अब्रोड कैसे जाने देता। मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में देख चुकी हूँ तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर लू तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तुम तो पहले उनके प्यार में पागल हो गई होगी, तो मुझे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने कल क्या क्या किया। इतने में वहाँ पर रूरू आ जाती है। दूसरी डॉक्टर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, हम यहाँ पर काम करने आते हैं, तुम जैसे फालतू लोगों को एंटरटेन करने नहीं। डूरू कहती कि मैं यहाँ पर चेकअप कराने आई हूँ। जिया पूछती है कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वो कहने लगती है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे वॉमिट फील हो रही है और मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। जिया कहती कि ठीक है तुम अल्ट्रासाउंड करा लो और उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आगे की प्रोसीजर फॉलो करेंगे। रूरू कहने लगती कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी और फूजिंग की शादी होने वाली है, और ये देखो फूजिंग ने कल मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया है, और अपने हाथ में रिंग को हाईलाइट करने लगती है। जिया को जेलस करते हुए कहती है कि माना कि वो तुम्हारा एक्स है, लेकिन तुम हमारी वेडिंग में ज़रूर आना और हमें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना। जिया की फ्रेंड उसकी चालाकियाँ समझ जाती है और उसे कहती कि तुम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने आई हो तो उसी पर ध्यान दो ना कि फिजूल की बातों पर। इन सब घटिया बातों को करके तुम अपनी ही फैमिली की रेपुटेशन खराब कर रही हो। जिया कहती कि मैं तुम्हारी वेडिंग पर जरूर आऊँगी, लेकिन मेरी प्यारी कजिन सिस्टर, अगर तुम्हें लगता है कि फूजिंग तुम्हारे प्यार में दीवाना है तो तुम गलत हो, और तुम अपने फियांसे से बोलो कि वो तुम्हें न्यू रिंग ला कर दे। रूरू कहती कि इसका क्या मतलब है। जिया कहती कि इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये रिंग फूजिंग ने पहले मुझे दी थी मेरे लास्ट बर्थडे पर। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद जाकर फूजिंग से पूछ सकती हो। रूरू कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, ये रिंग फूजिंग ने मेरे लिए खरीदी है। जिया कहती कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, तो क्यों ना तुम इसे निकाल कर खुद से चेक कर लो, इसके ऊपर मेरे इनिशियल लिखे हुए हैं। रूरू रिंग उतार कर देखने लगती है और हैरान हो जाती है कि उस पर सच में उसका नाम लिखा हुआ था, जो देखकर रूरू अपसेट हो जाती है। जिया कहती कि अब तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर पेशेंट की लाइन लगी हुई है। लेकिन वो अपनी इंसल्ट ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो जिया से कहने लगती है कि अगर ये रिंग तुम्हारे लिए भी ली थी तो क्या हुआ, अभी ये मेरी है, अब मैं ही फुजिंग से शादी करने वाली हूँ, और वो तो तुमसे नफरत करता है। आफ्टर ऑल तुम्हारे पेरेंट्स ने उसके फादर को मारा है, तो वो कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करता था।
और तुम एक मर्डरर की डॉटर हो। जिया की फ्रेंड कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, यहाँ से निकल जाओ। रूरू कहती कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिया कहती कि सिस्टर तुम बचपन से लेकर अभी तक ऐसी हो, जरा भी नहीं बदली। तुम्हें हमेशा वही चाहिए, वही पसंद आता है जो मैं फेंक देती हूँ। तुम एक ट्रेस कलेक्टर हो। रूरू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो जिया के ऊपर अपना हाथ उठाती है, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर सकती थी क्योंकि जिया मिस्टर लू की वाइफ जो बन गई थी, वो उसे हिट करके मिस्टर लू से पंगा नहीं लेना चाहती थी। वो कहती कि जिया तुम खुद को बहुत ज़्यादा लकी मत समझो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर लू के करीब आ जाओगी तो तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी? तो तुम गलत हो। वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और जब उसका मन तुमसे भर जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। लू भी वहाँ पर पहुँच गया होता है और उन लोगों की सब बातें सुन रहा होता है। जिया की फ्रेंड उससे कहती है कि रूरू अभी क्या बकवास करके यहाँ से गई? तुम्हारे पेरेंट्स तो हमारे हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर थे, वो कैसे किसी की जान ले सकते हैं? जिया कहती कि मुझे भी ये बात अभी तक समझ नहीं आई, वो मेरे पेरेंट्स को अपने डैड का कातिल क्यों समझता है। लेकिन मुझे लगता है कि 8 साल पहले वो जानबूझकर मेरी लाइफ में आया था ताकि मुझे टॉप पर ले जाकर नीचे गिरा सके और अपना बदला ले सके। फ्रेंड कहती कि वो अच्छा मैं समझ गई, इसीलिए तुम मिस्टर लू के पास चली गई। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वो एक रिच और पावरफुल पर्सन है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ रह चुकी हैं, तो तुम्हें उससे ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जिया सोचने लगती कि जब उसने लू से पूछा था कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो उसने कहा था कि तुम ब्यूटीफुल हो और तुम्हारा फिगर भी अच्छा है। जो सोचकर जिया को लगता है कि इसका मतलब कि वो सच में एक नंबर का कमीना है। वो अपनी फ्रेंड से कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत लंबे टाइम तक मिस्टर लू के साथ नहीं रहने वाली। हमारे रिलेशनशिप में फीलिंग और रोमांस जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक फेक मैरिज है। लू ये सब सुन लेता है और उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में। इधर हम रूरू को देखते हैं जो दूसरी डॉक्टर के पास जाती है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए। डॉक्टर बताती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हें बस ब्लॉटिंग हो गई थी। रूरू का प्रेग्नेंट होकर फुजिन को शादी के लिए फोर्स करने का प्लान भी फेल हो जाता है। वही दूसरी तरफ जिया और उसकी फ्रेंड आपस में बातें कर रही थी, तभी लू रूम में एंटर होता है और कहता है कि एक्चुअल आज मैं जल्दी फ्री हो गया, इसलिए तुम्हें पिक करने आ गया। जिया और उसकी फ्रेंड लू को अचानक सामने देखकर नर्वस हो जाती है। फ्रेंड कहती कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसके साथ ज़्यादा क्लोज मत होना। वो कहती कि हाँ ठीक है मुझे याद है। लू जिया के क्लोज जाकर कहता कि क्या तुम्हारा काम फिनिश हो गया, तो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक स्टोर में लेकर जाता है। जिया पूछती कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो कहता है कि हमारी वेडिंग रिंग खरीदने के लिए। सेल्स गर्ल लू का वेलकम करती है और पूछती कि सर आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? वो कहते हैं कि मुझे अपने स्टोर की सबसे बड़ी डायमंड रिंग दिखाओ। वो उसे बहुत सारी एक्सपेंसिव रिंग दिखाती है और कहती है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। जिया कहती कि मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। लू कहते कि कोई भी रिंग मेरी वाइफ जितनी प्रीसियस और इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो तुम्हारी रिंग भी तुम्हारे लेवल की ही होनी चाहिए। उसकी ये सब बातें सुनकर जिया सोचने लगती कि ये सब क्या हो रहा है। वो उसे समझाने के लिए कहती है कि मिस्टर लू मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझसे शादी की है, लेकिन तुम जानते हो कि हमारी शादी फीलिंग्स और लव पर बेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लू लाउडली कहता है कि मिस्टर लू के वाइफ के पास वेडिंग रिंग ना हो, सोसाइटी ऑफ मीडिया इस चीज़ को र्यूमर बना देगी। इवन मैं तो सबका मुंह बंद करने के लिए ग्रैंड वेडिंग भी प्लान कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर कोई और ट्रबल ना हो। ये कहते हुए वो उसके हाथ में रिंग पहना देता है। जिया के मन में चल रहा होता है कि ये रिंग मुझे पनिशमेंट की तरह क्यों लग रही है। तो जिया को कहता है कि तुम भी मुझे ये रिंग पहनाओ। वो रिंग उसके हाथ में रखकर कहती है कि खुद से पहन लो। वो उसे इंसिस्ट करता है कि ये वेडिंग रिंग है, मैं इसे खुद से कैसे पहन सकता हूँ, हमें कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो करना होगा। लो और जल्दी से मुझे पहना दो। बेचारी जिया को उसकी बात माननी पड़ती है। अब लू मन ही मन सोच रहा था कि जिया ये सिर्फ रिंग नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और प्रॉमिस है। जिया कहती कि मैंने आज से पहले किसी को फेक मैरिज में इतना एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा। वो कहते कि हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो सोच रहा हूँ कि वेडिंग रिंग्स में हम लोगों का नाम भी मेंशन करवा देता हूँ ताकि सबको पता चले कि तुम किसकी वाइफ हो। जिया हैरान हो जाती है कि ये सब वही बातें क्यों कर रहे हैं जो मैं अपनी फ्रेंड से कर रही थी, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे लगता है कि सब पता चल गया है कि मैंने इसे शादी क्यों किया है। अब रिंग लेने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। जिया कहती कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ तुम्हारे लिए डिनर बनाने है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर कहते कि अभी तुम्हें खाना है और उसे बेड पर ले जाकर रोमांस करने लगता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया अपनी फ्रेंड सीसी की कही हुई बातें सोच रही होती है कि लू प्ले बॉय है, तो तुम्हें उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इतने में लू सावर लेकर आ जाता है और जिया को कहता है कि तुम्हारे लिए हॉट वाटर रेडी है, जाओ जाकर सावर ले लो। जिया बाथरूम में जाकर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती है क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। लू उसे पिल्स लेता हुआ देख लेता है और पूछता है कि ये किस चीज़ की है।
वो कहती कि मुझे स्टमक पेन हो रहा है, ये उसी की मेडिसिन है। वो जानता था कि वो झूठ बोल रही है और ये बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। वो कहते कि तुम्हें इन पिल्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान होगा। आगे से मैं ही सेफ्टी यूज़ करूँगा, तुम शावर लेकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ, ये बोलकर चला जाता है। जिया सोचती कि क्या इससे मेरी परवाह है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना डेंजरस पर्सन का हार्ट इतना काइंड हो सकता है। हो सकता है कि वो र्यूमर सच ना हो जो मैंने इसके बारे में सुने हैं, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत पोलाइट है। नेक्स्ट सीन में लू को हम एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और काफ़ी अपसेट नज़र आ रहा होता है। फ्रेंड पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है, अभी अभी तो तुम लू ग्रुप के प्रेसिडेंट बने हो और हमने लाइव कॉन्फ्रेंस में देखा कि तुमने उस लड़की से शादी की क्योंकि वो लड़की पिछले 8 साल से फ्यूजिंग की गर्लफ्रेंड है। क्या इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो कहता है कि ये उसका पास था, आज की डेट में वो मेरी वाइफ है। जो सुनकर सभी फ्रेंड्स सरप्राइज हो जाते हैं। वो पूछती कि क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? वो कहता है कि हाँ, नहीं तो क्या मैं उससे शादी करता। और गुस्से में कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना है। एक फ्रेंड कहता है कि फुजिंगी सिटी का टॉप बिजनेसमैन है और तुमने उससे उसकी वुमन छीन ली, हमें लगता है कि वो इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। लू कहता है कि वो मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता और गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिया इतने सालों के बाद चाइना वापस आई है। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो काम कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर लू का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं अभी ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, इतने में मेरे पास मॉम का कॉल आया। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही है, तो मैं आज ऑफिस के बाद तुम्हें पिक करने आऊँगा, ओल्ड हाउस लेकर चलूँगा। जिया ओल्ड हाउस जाने के लिए हाँ बोल देती है। इतने में हम देखते हैं कि फूजिंग उससे मिलने आता है और उसके डोर पर नॉक करता है। उसे देखकर जिया सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि मिस्टर फू, आप यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है कि जिया, तुम मुझसे इतना फॉर्मली बात क्यों कर रही हो? तुम तो हमेशा मुझे फुजिन कहती थी। वो कहती कि मिस्टर फू, वो सब पास की बातें हैं, ये सब छोड़ो और बताओ कि आप मेरे पास क्यों आए हो? जो काम है प्लीज़ जल्दी बोलो, क्योंकि अब मेरे जॉब आवर्स ख़त्म हो गए हैं। फुजिंग उसके क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ अपने हार्ट पर रखते हुए कहते कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। जिया कहती कि सॉरी, मैं इस तरह की इलनेस क्योर नहीं करती, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फुजिंग उससे इंसिस्ट करने लगता है कि तुम लू को डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओ। वो उसकी तरफ टर्न करके कहती है कि क्या बोला तुमने? कि तुम्हारे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें और अपनी कजिन को बेड शेयर करते हुए देखूं और तुम दोनों मेरे सामने ही रोमांस करो। बस बहुत हो गया, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती। फुजिंग कहते कि तुम मुझे आग दिखाओगे, अगर तुम अपनी जीत पर अड़ी रहोगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की न्यूज़ को मीडिया पर ले आऊँगा कि उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ी करप्शन की है और मेरे डैड का मर्डर किया है। तुम देखना कुछ ही मिनट में ये न्यूज़ सारी मीडिया पर फैल जाएगी, पूरी सिटी में तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। जिया कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? ये मत भूलो कि मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ, तो तुम मेरी या प्रेसिडेंट की रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर लू तुम्हें अभी ऐसा करने नहीं देंगे। जिस पर वो गुस्सा होकर जिया को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको टीस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिया उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मिस्टर फू, ये एक हॉस्पिटल है और आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सो बिहेव योर सेल्फ। इधर लू जिया को पिक करने आता है और वो देखता है कि फुजिंग की कार हॉस्पिटल के सामने खड़ी है। वो समझ जाता है कि फुजिंग यहाँ पर जिया को तंग करने आया होगा। वो जिया की हेल्प करने के लिए जल्दी से वहाँ से निकलता है। वही दूसरी तरफ फुजिंग जिया को वार्निंग देता है कि अगर तुमने लू को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में जॉब करने नहीं दूंगा। जिया फ्रस्ट्रेट होकर कहती कि तुम मेरे हस्बैंड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ना ही मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली हूँ। ये कह के वो रूम से बाहर आ जाती है जहाँ उसे लू मिलता है। लू को देखकर वो कुछ रिलैक्स होती है और वही फुजिंग उन दोनों को साथ में देखकर बेचैन होने लगता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वॉल पर पंच मारता है। अब लू कार में नोटिस करता है कि जिया की नेक पर एक मार्क है। जिया उस मार्क को कवर करने लगती है और कहती कि ट्रस्ट मी, वो मुझसे वहाँ पर कुछ बात करने आया था। लू कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इनफैक्ट ये मेरी गलती है, मैं आज काम की वजह से तुम्हें लेट पिक करने आया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। काम चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, मेरी वाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। देन वो दोनों मॉम डैड से मिलने के लिए ओल्ड हाउस जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मैड उनका वेलकम करती है। डैड लू को डांटने लगते हैं कि तुम हमारी बहू को इतना लेट क्यों लेकर आए हो, तुम्हारी मॉम और मैं इससे मिलने के लिए कितना वेट कर रहे थे। इतने में मॉम जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। मॉम और डैड जिया के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर देते हैं। जिया सोचती कि अब मैं क्या करूं। तभी लू की मॉम उसे उसके निकनेम से बुलाती है। जिया कहती कि आपको मेरा निकनेम कैसे पता चला? इस नाम से तो मुझे मेरी मॉम बुलाती थी। मॉम कहती कि तुम लू फैमिली की यंग लेडी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करवाई है और तुम्हें यकीन नहीं होगा,
हम लोग तुम्हें 15 साल पहले भी मिल चुके हैं। जिया कहती कि ये आप क्या कह रही हो। ओम बताती कि बचपन में एक बार लू बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उस दिन लू को बहुत ज़्यादा फीवर था तो तुम्हारी मॉम ने लू का ट्रीटमेंट किया था। और मुझे अच्छे से याद है कि तुम भी उस दिन वहाँ हॉस्पिटल में थी। जिया सोचती कि वो अच्छा तो उस दिन वो लिटिल बॉय और कोई नहीं लू था जिसकी जान मेरी मॉम ने बचाई थी। लू कहता है कि इसका मतलब मेरा और जिया का बॉन्ड शुरू से ही बहुत ज़्यादा डीप है और हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मोम कहती कि हाँ तुमने सही कहा, इसका मतलब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। मोम को जिया पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है कि हमारे बेटे की जान तुम्हारी मॉम ने बचाई थी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें ताकि उनकी काइंडनेस को रीपे कर पाए। लू कहते कि मॉम अब क्या आप बातों से ही हमारा पेट भरना चाहती हो? जाओ जल्दी जाकर कुछ कुक करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मॉम कहती कि तुम दोनों बातें करो, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। डैड भी कुकिंग में मॉम की हेल्प करने चले जाते हैं। जिया कहती कि मॉम मैं भी आती हूँ आपकी हेल्प करने, लेकिन लू उसे पीछे से पकड़ लेता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम सारा टाइम रेस्ट करोगी, मॉम ने मुझे ड्यूटी दी है तुम्हारा ख्याल रखने की। ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। जिया कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पेरेंट्स का घर है, या कोई हमें देख लेगा। उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। जिया तो डर जाती है और कहती कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। लुई स्माइल करके कहते कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, तुम भी ना पता नहीं सारा दिन मेरे बारे में क्या सोचती रहती हो। जिया कहती कि ये तो मेरी मॉम का कार्ड है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बताता है कि बचपन में जब मैं हॉस्पिटल गया था तब तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन हुआ था, तो उनसे रिवेंज लेने के लिए मैंने उनका आई कार्ड छुपा लिया था। जिया उसकी फ़नी स्टोरी सुनकर हंसने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। लो फिर से उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है और किस करते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जिया भी उसे पकड़कर किस करती है। लू कहता है कि मिसेस लू तुम्हें अच्छे से किस करना नहीं आता। जिया ऑफेंड हो जाती है और पूछती कि तो मिस्टर लू को अच्छे से किस करना आता है तो आपने कितनी लड़कियों को किस किया होगा। वो कहते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि तुम ही मेरी लाइफ में आने वाली पहली लड़की हो तो क्या तुम इस बात पर भरोसा करोगे। और किसिंग स्किल्स मैंने खुद ही सीखे हैं। हालांकि जिया ने जो रूमर्स मिस्टर लू के बारे में सुने थे तो उसके लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लू अभी भी उसकी नज़रों में प्ले बॉय था। इतने में मॉम आवाज़ लगाती कि खाना रेडी है। अब हमें डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम रो रही होती है और कहती कि लो अब तुम संभल जाओ, तुम्हारे पास इतनी प्रीटी वाइफ है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम किसी और वुमन के साथ जोड़ा जाए, वैसे भी न्यूज़ में तुम्हारे इतने सारे र्यूमर्स हैं। लू कहते कि मॉम आप भी ना, वो सब र्यूमर फेक है, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है। डैड भी उसे डांटने लगते हैं और कहते कि अब से तुम्हें हमारी बहू का अच्छे से ख्याल रखना है, अगर उसे जरा भी प्रॉब्लम हुई तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना ज़्यादा इमोशनल ड्रामा देखकर तो लू डर ही जाता है और तुरंत ही जिया को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लू जिया को हॉस्पिटल ड्रॉप करने आता है। उसके कार से उतर जाने के बाद ड्राइवर पूछता है कि बॉस आपको ऑफिस जाना है। वो कहते कि नहीं पहले एयरपोर्ट चलो। एयरपोर्ट पर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पॉप आर्टिस्ट है। उसके फैंस एयरपोर्ट पर उसके लिए चीयर कर रहे थे। लू भी उसी लड़की से मिलने आता है जिसका नाम लिली है। लिली लू से कहती है कि तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि कल रात तुम सोए नहीं, लगता है आजकल रात में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। वो कहता है कि बकवास बंद करो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर घर पर वापस आने के बाद जिया लू को उसके मोम का आईडी कार्ड वापस देने के लिए थैंक यू कहती है और फिर उन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट में लिली लू से कहती है कि फाइनली तुमने अपनी स्कूल की क्रश से शादी कर ही ली है। अब हमें लू के स्कूल टाइम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो फुटबॉल खेलता हुआ बेहोश हो जाता है। तब जिया आकर उसकी हेल्प करती है। अब प्रेजेंट में लू अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली से पूछता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एडवाइस लेने आया हूँ कि मैं अपनी वाइफ को अपने दिल की बात कैसे बताऊँ। वो लू के साथ मजाक करने लगती है लेकिन बाद में उसे कुछ फरियाद देती है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो एक रिपोर्टर पीछे से आकर उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। ये फ़ोटो कुछ ही देर में वायरल हो जाती है। जिया की फ्रेंड सीसी उसे दिखाती है कि ये लो देखो, मैंने बोला था ना कि तुम इस पर भरोसा मत करना, ये एक प्ले बॉय है। जिया उस फोटो को देखने के बाद कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी और लू की शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं उसके लिए सीरियस क्यों होंगी भला, तो तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। उसकी और मेरी पर्सनल लाइफ अलग अलग है। सीसी कहती है कि तुम ये बात इतना रिलैक्स होकर कैसे कह सकती हो, उसने पब्लिकली तुम्हें अपनी वाइफ अनाउंस किया है। जिया कहती कि मैं उसके पास आगे गई थी शादी के लिए और उसने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अदरवाइज फूजिंग मुझे मेंटली टॉर्चर करता रहता। तो अब तुम मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो, मुझे डीन ने बुलाया है मीटिंग के लिए, मैं जा रही हूँ। सीसी कहती कि तुम्हें अपने मॉम डैड की इनोसेंस प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए। जिया कहती कि हाँ मैं ज़रूर करूँगी। जिसके बाद फूजिंग को देखते हैं जो लू की फ़ोटो देखकर स्माइल कर रहा था कि अब जल्दी जिया मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं जानता ही था कि ये मेरी श्वेक है और वो अपने असिस्टेंट को जिया के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है।
जिया जब डीन से मिलने जाती है तो डीन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम शादी नहीं कर सकती और तुमने लू से शादी करके इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है। इसलिए अब तुम्हें 20 टाइम ज़्यादा यानी कि 5 मिलियन की जगह 100 मिलियन पे करने होंगे। जो सुनकर जिया तो हैरान हो जाती है और समझ जाती कि ये सब फुजिंग ने करवाया है। जिया वहाँ से बाहर आती है। दो नर्स लू के र्यूमर्स की बात कर रही होती है और कहती कि जिया भी कुछ कम नहीं है, पहले 8 साल फुजिंग के साथ थी और अब मिस्टर लू से शादी कर ली। ये दोनों ही चीटर हैं। थोड़ी देर बाद वो जिया को पिक करने आता है। वो उसका सैड फेस देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो। मुझ पर भरोसा करो, वो मेरी फ्रेंड है, मेरा उसके साथ ऐसा वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिया कहती कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और तुम जब चाहो मुझसे डिवोर्स ले सकते हो। वैसे भी हमारी मैरिड लाइफ में लव और फीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं है। लू कहते कि इसका मतलब तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिया कहती कि हाँ, हमें एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो ये सुनकर अपसेट हो जाता है और दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। लू गुस्से में जिया को पकड़ के किस करने लगता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी कार से उतरने के लिए कहता है। वो कार से उतर जाती है, लेकिन तुरंत ही वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है कि आखिर इस न्यूज़ के पीछे किसका हाथ है। साथ ही वो जिया को छोड़ने के लिए कार का अरेंजमेंट करने के लिए भी बोल देता है। जिसके बाद जब जिया घर पहुंचती है तो वो देखती है कि लू अभी तक वहाँ पर आया नहीं है। तभी उसे लू की मॉम कॉल करती है और उसे समझाने लगती है कि लू ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। उस न्यूज़ को तुम सच मत समझना, वो फेक है। मेरा बेटा आज तक किसी और को लाइक नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है। जिया कहती कि मॉम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लू ने पहले ही मुझे ये सब बता दिया है। आप टेंशन मत लो, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब वो लू की मॉम को खुश करने के लिए बोलती है। जिसके बाद जिया लू का वेट कर रही होती है कि वो अब तक घर क्यों नहीं आया। वो उसे मैसेज करने का सोचती है और लिखती है कि सॉरी, आज मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ये सब कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो मैसेज डिलीट कर देती है और सोचती है कि मैं उससे माफ़ी क्यों मांग रही हूँ, गलती उसकी भी तो थी, उसने भी मुझे हर्ट किया और अपनी कार से बाहर निकाल दिया। अब मैं उससे पहले बात नहीं करूँगी। वहीं दूसरी तरफ लू अपने फ्रेंड के साथ बार में ड्रिंक कर रहा होता है और अपनी फ्रेंड की टिप्स याद करता है कि अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उसे रोमांटिक डेट पर ले जाओ, स्टार्स दिखाओ और एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, काफ़ी नशे में होता है और एक होटल रूम में चला जाता है और जिया को कॉल करता है। वो पूछती कि तुम कहाँ हो, घर क्यों नहीं आए। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और मैंने सोचा था कि आज मैं तुमसे अपने दिल की सारी बात बता दूंगा। जिया पूछती कि तुम किस सरप्राइज़ की बात कर रहे हो। वो उसे सब बता देता है कि मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर और हनीमून सूट बुक किया था। वही दूसरी तरफ एक लड़की लू को फॉलो करते हुए आती है उसे सीड्यूस करने के लिए, लेकिन गलत रूम में एंटर हो जाती है। वही जिया लू के बताए हुए रूम पर आती है और बाहर से नॉक करने लगती है। तभी होटल की एक वेटर डुप्लीकेट की से रूम ओपन कर देती है और जिया लू के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ लू उसे हक करके बेड पर लिटा देता है। थोड़ी देर बाद जब लू होश में आता है तो वो जिया के साथ रूम से बाहर आता है और वही दूसरे रूम से वो लड़की बाहर आती है जो लू को सीड्यूस करने आई थी। वो सू फैमिली की डॉटर होती है और इतने में ही वहाँ पर मीडिया आ जाती है, जिसको देखकर जिया लू को लेकर वापस रूम में घुस जाती है और दोनों सो जाते हैं। जिया सोचती है कि लू इतना भी बुरा नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू का असिस्टेंट उसे न्यू शर्ट देने आता है और बताता है कि ये ड्रेस आपकी वाइफ ने भेजी है, जो देखकर उसे खुशी होने लगती है कि उसकी वाइफ उसे लाइक करने लगी है। इवन वो सारा दिन जिया के बारे में ही सोचकर ब्लेस कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि आपके र्यूमर्स के पीछे रूरू का हाथ है। रूरू जिया मैडम की कज़न सिस्टर है और वो लड़की अब फुजिंग की गर्लफ्रेंड है। लू को सब साफ साफ समझ आ जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि फुजिंग है और अब मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। दूसरी तरफ जिया अपने हॉस्पिटल में होती है, तभी उसके पास उसकी फ्रेंड सीसी आ जाती है और कहती कि तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। जिया के नेक पर लव बाइट होते हैं तो वो सीसी से हाइड करने लगती है। सीसी पूछती कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बताओ तुम किस न्यूज़ के बारे में बात कर रही हो। सीसी बताती है कि आज से हॉस्पिटल मिस्टर लू ने अपने अंडर कर लिया है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और कहती कि फुजिंग इस हॉस्पिटल का मेजर शेयर होल्डर था, तो उसने इतनी जल्दी अपने शेयर सॉल्व कैसे कर दिया। सीसी कहती कि ऑफकोर्स मिस्टर लू ने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए किया होगा। इवन मिस्टर लू ने इस हॉस्पिटल के 100% शेयर खरीद लिए हैं। ये सब मैं अभी मीटिंग में देख कर आई हूँ, तो अब ये हॉस्पिटल तुम्हारा भी है और अब तुम यहाँ पर अपने पेरेंट्स के केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में रूरू फुजिंग के पास आती है और पूछती कि मेरी न्यू ड्रेस कैसी लग रही है। वो उसे अपने फ़ोन में वीडियो दिखाकर पूछता है कि तुम्हें क्या लगा कि मिस्टर लू और पॉप आर्टिस्ट लिली डेट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर तुमने इस न्यूज़ को वायरल किया, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे हाथ से हॉस्पिटल के सारे शेयर्स चले गए। रूरू उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो उन दोनों को सबक सिखाने का सोच रही थी।
कि जिस मिस्टर लू को जिया अपनी बैकबोन समझ रही है वो एक प्ले बॉय है और उसके साथ फन कर रहा है। फूजिंग उसकी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे थप्पड़ लगा देता है कि तुम एक नंबर की स्टूपिड लड़की हो और तुम खुद को मेरी गर्लफ्रेंड समझकर कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी हो। लेकिन शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर रिप्लेस कर सकता हूँ। रूरू उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वो उसे एक और थप्पड़ लगा कर कहता कि पागल हो जो तुमसे प्यार करूंगा। मैंने तो तुम्हें इसलिए चूज़ किया था क्योंकि तुम जिया की कजिन सिस्टर थी। और अगर जिया को पता चलता कि उसकी कजिन सिस्टर उसके फियांस के साथ अफेयर कर रही है तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता। ये सब मैंने उससे रिवेंज लेने के लिए किया था। रूरू चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे लगता है उससे रिवेंज लेते लेते तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। लेकिन आखिर तुम ऐसे पर्सन से प्यार कैसे कर सकते हो जिसके पेरेंट्स की वजह से तुम्हारे डेड की डेथ हुई हो। वो एक मर्डर की डॉटर है। तो फूजिंग गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड को बुलाकर कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और दोबारा मेरे ऑफिस में आने मत देना। रूरू चिल्लाने लगती है कि फूजिंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी फैमिली भी कुछ कम नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसके जाने के बाद फूजिंग टेबल पर रखी अपनी और जिया की फ़ोटो देखता है और उसे टच करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। यानी कि वो सच में उससे ऑब्सेस्ड हो चुका है। आगे जिया लू से मिलने के लिए मीटिंग रूम में जाती है। लू वहाँ पर हॉस्पिटल डायरेक्टर के साथ मीटिंग में होता है और अनाउंस करता है कि उसने हॉस्पिटल के सारे शेयर खरीद लिए हैं। अब वो जिया का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, जिसमें उसे 100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट रूल तोड़ने के लिए भरने थे। मीटिंग के बाद लू जिया को बताता है कि उसे अब फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। जिया हैरान हो जाती है कि लू उसके लिए हॉस्पिटल खरीद रहा है और उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जबकि उसमें लू का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सोचती है कि अगर लू ऐसे ही करता रहा तो वो उसे लाइक करने लग जाएगी। जिया फिर कहती है कि वो तो बस चेक करने आई थी कि क्या उसका कोई काम है। इधर रूरू रोते हुए अपने मॉम डैड को सब बताती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि जिया उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। रूरू बताती है कि जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर लू ने फुजिंग से वो हॉस्पिटल ले लिया। रूरू के मॉम डैड तो हैरान हो जाते हैं कि हॉस्पिटल अब किसी और के हाथ में चला गया। दूसरी तरफ जिया हॉस्पिटल में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करने जाती है। अभी दो गार्ड्स आकर उस पर स्प्रे डालने लगते हैं, लेकिन वो भाग जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। जब वो जल्दी से बाहर निकल रही होती है, लू उसे कॉल करता है और उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। जिया वहीं बेहोश हो जाती है। जिया को बचाते टाइम लू को चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल में होता है। जब वो जिया को देखता है तो उसे मेडिसिन लगाने में हेल्प करने को कहता है। जिया उसकी हेल्प करती है और कहती कि अगली बार अपनी लाइफ रिस्क में मत डालना, वो भी मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। लू जिया को पकड़कर पूछता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। जिया हाँ कहती है। जब लू उसे किस करने जा रहा होता है, जिया कहती कि ये हॉस्पिटल है, कोई देख लेगा। वो कहते कि तो ठीक है और अपने असिस्टेंट से बाहर जाने को कहता है। फिर वो जिया से कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया तो एक किस तो बनता है। जिया उसे किस करती है। लू कहता है कि ये काफ़ी नहीं था और दोबारा किस करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर फुजिंग आ जाता है। लू उसे देखकर कहता है कि अगर वो डॉक्टर से मिलने आए हैं तो उसे फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहिए। फूजिंग जिया को टच करने आता है तो लो उसे दूर करता है। फूजिंग पूछता है कि जिया क्या तुम ठीक हो, मुझे पता चला कि तुम्हें गुंडे किडनैप करने आए थे। जिया कहती कि एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी फिक्र होगी और अब मैं तुम्हारी इस एक्टिंग के जाल में फंसने नहीं वाली हूँ। फूजिंग कहते हैं कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। जिया कहती है कि तुम भूलो मत कि अब मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ। फूजिंग कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर लोगे, तुम मेरे से इतनी आसानी से बचोगी नहीं। लूज पर चिल्लाता है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, अगर अभी यहाँ से तुम गए नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा। फुजिंग चला जाता है। लू जिया से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसे लाइक करती हो। जिया कहती कि बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि फिर क्या मैं आपसे तुम्हारे दिल की सारी जगह ले सकता हूँ। जिया हाँ कहती है। लू उसे किस करने जा रहा होता है, तभी जिया की फ्रेंड आ जाती है और उसकी फिक्र करती है। जिया कहती है वो मिस्टर लू को रेस्ट करने दे और अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आ जाती है। जिया उसे बताती है कि कल रात वो अपने पेरेंट्स की इनोसेंस पता करने के लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढने गई थी, जो उसे मिल गई। वो कहती कि जरूर वो लोग एविडेंस मिटाने के लिए आए होंगे, लेकिन अंधेरे में वो उनका चेहरा नहीं देख पाए। सीधी तो खुश हो जाती है कि लू ने उसे टाइम पर आकर बचा लिया और उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत ब्रेव और रिस्पॉन्सिबल है। जिया हैरान होती है। सीसी कहती कि लू दूसरों के लिए भले ही ट्रबल मेकर हो, लेकिन वो तुम्हें तो अच्छे से ट्रीट करता है। जिया भी लू के बारे में सोचने लगती है। सीसी उसे लू को ट्राई करने की सलाह देती है और कहती कि तुम दोनों अच्छे कपल बनोगे और तुम्हारे बेबीज कितने क्यूट होंगे। दूसरी तरफ फुजिंग गुस्से में होता है जो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जिया के पेरेंट्स के बारे में सारी न्यूज़ पब्लिक करते हैं। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा करने से मिस जिया अपना सब कुछ खो देगी। फुजिंग कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ, जब वो सब कुछ खो देगी तो लू भी उसे छोड़ देगा, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से लू की कंपनी का भी नुकसान होगा। फिर जिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे मेरे पास खुद ही आना पड़ेगा।
दूसरी तरफ लू को बहुत तेज फीवर हो चुका होता है। जिया वहाँ पर पहुँचती है और उसकी काफ़ी केयर करती है। मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है तो लू उसे बताता है कि कल वो उसकी केयर करते वक्त वहीं सो गई थी। जिया उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने जाती है। बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसके पेरेंट्स के हार्म करने के बारे में सवाल करने लगते हैं। जिया कहती है कि उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी लू वहाँ पर आता है और जिया की साइड लेते हुए रिपोर्टर्स को जवाब देता है कि मेरी वाइफ के पेरेंट्स इनोसेंट हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो तो लोगों की जान बचाते थे। अगर आप लोग ऐसे र्यूमर्स फैलाएंगे तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। लू का असिस्टेंट रिपोर्टर्स को दूर करता है और बताते हैं कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स लू के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। जिया लू से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसकी कंपनी पर भी असर पड़ गया। लू कहता है कि उसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो प्राउड फील होता है कि उसकी वाइफ के पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स थे और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इधर फुजिंग खुश होता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। रूरू की मॉम भी उसे ये गुड न्यूज़ देती है कि फुजिंग ने न्यूज़ पब्लिक कर दी। जिया की बुराई हो रही है और लू की कंपनी का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट सीन में जिया के अंकल को भी इस बारे में पता चलता है। वो कहते हैं कि ये जिया से मिलने का सही टाइम नहीं है, नहीं तो वो और मुसीबत में पड़ सकती है। वो अपने असिस्टेंट से लू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी करने को कहते हैं ताकि वो अपनी नीस के हस्बैंड की हेल्प कर सके। फिर फूजिंग और रूरू की एंगेजमेंट होती है। जिया भी वहाँ पर आई होती है। रूरू से ताना मारती है कि वो अकेले क्यों आए, मिस्टर लू उसके साथ नहीं आए, जिससे कि लोग बातें करें कि उनका रिलेशनशिप खराब हो गया है। तभी वहाँ पर लू पहुँचता है और जिया के फोरहेड पर किस करते हुए पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। जिया हाँ कहती है। लू सबको बताता है कि वो मिस्टर जू जो कि बिजनेस टाइकून है उनके साथ डिनर पर गया था और उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है, जिससे उनकी कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ है। सब हैरान हो जाते हैं। लू बताता है कि मिस्टर जू ने कहा है कि वो उनकी वाइफ की वजह से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जिया के पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया है और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो सुनकर सबको भरोसा हो जाता है। लू जिया को केक खिलाने लगता है। फूजिंग कहता है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि जिया को स्ट्रॉबेरी केक बिल्कुल पसंद नहीं है। लू कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ की चॉइस के बारे में बड़े अच्छे से पता है। तुम तो एज अ ब्रदर इन लो बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सब हंसने लग जाते हैं। जिया फूजिंग को दिखाने के लिए स्ट्रॉबेरी केक खाती है और कहती कि किसने कहा कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। जिया की फ्रेंड सीसी मिस्टर लू की तारीफ करती है। जिया कहती कि तुम कितनी जल्दी बदल गई, पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं लू के लिए डीप फीलिंग ना रखूं। जिसके बाद जिया जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है फूजिंग आ जाता है और कहते हैं कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम बस उस लू के साथ क्लोज होने की एक्टिंग कर रही हो मुझे जेलस करने के लिए, और तुम अभी भी मुझे ही लाइक करती हो। लू वहाँ पर आकर उनकी बातें सुनने लगता है। जिया फूजिंग पर चिल्लाती है कि तुम बस ख्यालों में खोए रहो, इतना जान लो कि अब मैं लू को लाइक करती हूँ, तुम्हें नहीं। तुम उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। लू हमेशा मुझ पर भरोसा करता है और वही चीज़ें करता है जो मुझे पसंद है, और तुमने आज तक मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि दोबारा मुझे परेशान मत करना और मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, क्योंकि अब मैं मिसेस लू हूँ। जब जिया जाने की कोशिश करती है तो फूजिंग उसे रोकता है। लू तुरंत ही वहाँ पर आकर जिंग को चिल्लाता है और जिया से कहते कि मुझे घर जाना है। लू जिया को सबके सामने लाता है और कहते कि मैं और मेरी वाइफ अब घर जा रहे हैं। जिया अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। सीसी कहती कि नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। लू जिया से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड के लिए ड्राइवर अरेंज करवा दूंगा मैं। अब लू जिया को ले जाता है और कहता है कि वो जाने से पहले वो उसकी कजिन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता है। असिस्टेंट सबको रूरू का वीडियो दिखा देता है जिसमें वो किसी और आदमी के साथ होती है। फूजिंग रूरू के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। रूरू तो गुस्से में आ जाती है। जिया ये देखकर बहुत खुश होती है और लू को थैंक यू कहती है। अब रूरू घर आकर गुस्सा हो रही होती है, तभी अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनती है। उसे पता चलता है कि फूजिंग के पेरेंट्स को मारने के पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ था, न कि जिया के पेरेंट्स का। रूरू तो डर जाती है कि अगर फूजिंग को पता चला तो उससे कभी शादी नहीं करेगा। उसके पेरेंट्स कहते कि वो कभी पता नहीं लगने देंगे और ये इल्ज़ाम हमेशा जिया के पेरेंट्स पर ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ लू की मोम जिया और लू के लिए सूप लेकर आई होती है और उसमें रग मिलाती है ताकि उनका रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़े। जिया जब ये सूप पीती है तो उसे नशा चढ़ जाता है। वो लू को किस करने लगती है और अपनी फीलिंग्स बताती है। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को ये सब याद आता है तो वो काफ़ी शर्माती है, जिसके बाद जिया हॉस्पिटल आती है। उसे पता चलता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सीसी बताती कि एक लेडी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी प्रिस्क्रिप्शन की वजह से उसके बेटे की जान जाने वाली थी। वो लेडी वहाँ पर आकर चिल्लाती है। जिया कहती कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही उसने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। लू भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे रूरू का हाथ होता है, उसी ने इस लेडी को ये काम दिया था। फूजिंग और जिया के अंकल भी पहुँचते हैं। जिया के अंकल उस लेडी के बच्चे को वहाँ पर लाते हैं
जो बता देता है कि उस दिन जिया ने नहीं बल्कि रूरू ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। वो लेडी डर के मारे सब सच बता देती हैं कि रूरू ने ही उसे पैसों के लिए ये सब काम करने को दिया था। जिया के अंकल उसे अपने बारे में बताते हैं। जिया बहुत खुश होती है। अंकल ये भी बताते हैं कि फूजिंग के पेरेंट्स को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि रूरू के मॉम डैड हैं। उन्होंने उनके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं और उन्हें अरेस्ट भी करवा चुके हैं। जिया ये सब जानने के बाद फूजिंग से कहती है कि तुमने सुन लिया ना, मेरे मॉम डैड ने कुछ नहीं किया है और तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाले रूरू के मॉम डैड हैं। मेरी फैमिली ने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। जिया और लू साथ में फिर डिनर कर रहे होते हैं। जिया सोचती कि अब उसके मॉम डैड इनोसेंस प्रूफ हो गए हम और फूजिंग से बदला भी ले लिया, तो अब टाइम आ गया है लू के साथ डिवोर्स लेने का। लू को भी ये पता होता है, इसलिए वो बहुत अपसेट होता है और सोचता है कि क्या ये मेरे बारे में अभी भी कुछ फील नहीं करती है। वो ड्रंक हो जाता है। जिया उसे पिक करने जाती है और उसे घर लेकर आती है। लू उसे अपनी सारी फीलिंग्स बताता है। दोनों किस करते और नाइट स्पेंड करते हैं। लू जिया से कहता है कि वो उसके साथ ग्रैंड वेडिंग करना चाहता है। जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सोचती कि ये बात वो सीक्रेट रखेगी और वेडिंग के बाद सरप्राइज देगी, जिसके बाद जिया और लू की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है। लू जिया के साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करना चाह रहा होता है, लेकिन वो उसे रोकती है। लू मान ही नहीं रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर लू के पेरेंट्स आ जाते हैं उन दोनों को रोकने के लिए। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिया के अंकल जब जा रहे होते हैं तब वो उन लोगों को जिया का अच्छे से ख्याल रखने को कहते हैं। उस टाइम पर लू की मॉम को जिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि जिया 3 मंथ प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब लू को ये पता चलता है तो वो भी ये जानकर बहुत खुश होता है कि वो डेट बनने वाला है। लू के डेट तो उसका कान खींचने लगते हैं कि वो जिया के साथ कुछ नहीं कर सकता। उसे जिया का अच्छे से ख्याल रखना है। ग्रैंड चिल्ड्रन और जिया उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।